Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you, जहाँ पर कंटेंट को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर अप हो जाए और आप अगर इस सीरीज़ के कंटेंट्स को अच्छे से वॉच करते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आप JIB में 50 मार्क्स ज़रूर अचीव कर पाएंगे. सो दिस इज़ AFM लेक्चर नंबर 26 जहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं. एंड फॉर द कंटेंट प्रिपरेशन वी कैन गो थ्रू दिस सीरीज, बट अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, यू शुड गो फॉर अ मास्टर कोर्स. अब मास्टर कोर्स में कैसे एनरोल करना है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है. जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे यू विल रीच टू अ वेबसाइट जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स का. मास्टर कोर्स इज अ फुल फ्लेज्ड कोर्स जहां पर आप एक ही जगह पर अपनी पूरी तैयारी पक्के वाली एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हो. तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल करने से पहले अगर उसका एक डेमो कोर्स देखना चाहते हैं, मतलब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मास्टर कोर्स में कंटेंट किस तरीके से दिख रहे हैं, क्या क्या वहाँ पर आपको चीज़ें अवेलेबल होंगी एंड वहाँ पर टीचिंग क्वालिटी किस तरीके की है, तो आप हमारा 2 डे डेमो कोर्स ले सकते हैं. फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको 2 डेज के लिए मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा और वो भी बाय जस्ट पेइंग ₹1. तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप इस मास्टर कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं फॉर 2 डेज और फिर अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हैं रिगार्डिंग द मास्टर कोर्स. मास्टर कोर्स में और बाकी सारे कोर्सेज में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं वो हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बिजनेस जो है वो बहुत तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, AOP BOI कंपनीज या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर लेते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसको एक ही पर्सन चला रहा है और उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, उस पर्सन को कहा जाएगा सोल प्रोप्राइटर. एक ऐसा बिजनेस जो यूजुअली ओन्ड एंड रन, ठीक है ना, यानी कि यही इसका ओनर है और यही इसको ऑपरेट कर कर चल रहा है, यही इसका ओनर है, यही इसका मैनेजर है. तो ये क्या है, सोल प्रोप्राइटर. यूजुअली जो बिजनेस जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन कंपैरेटिवली छोटा होता है तो वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप ही प्रेफर की जाती है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई लीगली डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी बिटवीन द ओनर एंड द फर्म. लीगल डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी का क्या मतलब है कि जो भी एसेट लायबिलिटीज बिजनेस की हैं वही एसेट लायबिलिटीज ओनर की रहेंगी, है ना. अगर बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान ओनर को अपनी पर्सनल पॉकेट से अगर बियर अप करना पड़ेगा तो ही और शी नीड्स टू बियर इट अप. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे सोल प्रोप्राइटर जो हैं वो उनका नाम है सोहन, ठीक है ना. सोहन का बिजनेस है सोहन एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, और ये इसके सोल ओनर है. सोहन एंटरप्राइजेस जो है उसमें भारी नुकसान हो गया और नुकसान होने की वजह से ये बिजनेस ऑलमोस्ट क्लोज होने के लेवल पर आ गया. लेकिन अभी क्रेडिटर्स वगैरह का पैसा देना है, कुछ लोन्स ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट करनी है. हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सोहन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. यानी कि अगर बिजनेस को नुकसान हुआ, जरूरत से ज़्यादा नुकसान हुआ कि बिजनेस की एसेट्स को बेचकर भी काम नहीं चल रहा, तो सोहन को अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ेंगी इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए, ठीक है ना. सो लीगली लॉ की नज़रों में यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है सोहन और सोहन एंटरप्राइजेज में. अगर किसी ने सोहन एंटरप्राइजेज की वर्किंग के ऊपर कोई केस किया तो वो उसके लिए कौन लाइबल होगा, उसके लिए सोहन ही लाइबल होगा. लीगली लॉ की नज़रों में ये अलग अलग नहीं है. बट डू नॉट फॉरगेट कि जो हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था वो अभी भी एग्जिस्ट होगा. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड की जाती हैं, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो एक अलग चीज़ है, बट हम लीगल डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं. वो ना सोहन और सोहन एंटरप्राइजेज में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं है. प्रोप्राइटर की ही सारी जो भी बिजनेस की एसेट लाइबिलिटीज है सबकी सब किसकी हैं, प्रोप्राइटर की हैं. प्रॉफिट भी किसका है, प्रोप्राइटर क्या है. यानी कि जितना प्रॉफिट ये बिजनेसमैन अर्न करेगा इस बिजनेस से वो इसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी और इसको पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स देकर चलना पड़ेगा, ठीक है. अकेला ओनर है
तो कंपैरेटिवली कैपिटल की कमी यहाँ पर रहती है इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब एक और फॉर्म आती है बिजनेस की जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक लॉफुल बिजनेस को करेंगे, ठीक है ना, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो मेरे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। ये लोग आपस में एक डीड साइन करते हैं, यूजुअली रिटर्न डॉक्यूमेंट इसको हम बोलते हैं। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, एक डीड साइन करते हैं, पार्टनरशिप डीड, जिसमें ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉसिंग शेयरिंग रेशो होगी, किस तरीके से सैलरी मिलेगी, किस तरीके से कमीशन मिलेगी, और भी बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए 3 पर्सन थे, 3 दोस्त या 3 जानकार, सोहन, मोहन एंड रोहन। तो सोहन, मोहन और रोहन ने मिलकर सोचा कि हम एक लॉफुल बिजनेस कर लेते हैं। तो जब इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस किया और इसका नाम रख दिया SMR एंटरप्राइजेस, तो ये क्या है, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है। इन्होंने पार्टनरशिप डीड जरूर बनाया होगा जिसके अंदर इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी पार्टनरशिप की, जिसमें इन्होंने लिखा होगा कि सोहन, मोहन और रोहन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, क्या वो इक्वल रहेगी, क्या वो कम रहेगी या वो ज़्यादा रहेगी, कौन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, क्या इनके नाम है, क्या इनके एड्रेसेस हैं, क्या पार्टनरशिप फर्म का नाम और एड्रेस है, ऐसी सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। क्या ये तीनों सैलरी के लिए लायबल, मतलब इनको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, सब की सब डिटेल्स यहाँ पर लिखी जाती हैं। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर तो कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट जो है वो एनफोर्स नहीं होता, बट जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके प्रोविजंस के हिसाब से पार्टनरशिप जो है वो चलती है, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, पार्टनरशिप के केस में भी लाइबिलिटी जो है वो आपकी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है ना। पार्टनरशिप के केस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, मतलब अगर SMR एंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो सोहन, मोहन, रोहन की पर्सनल एसेट्स अगर बेचने की ज़रूरत पड़ी तो ये बेच देंगे। यहाँ पर भी कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है ना। लॉ की नज़रों में सोहन, मोहन, रोहन और SMR एंटरप्राइजेस जो है वो अलग अलग नहीं है। लॉ नहीं कह रहा कि SMR एंटरप्राइजेस अलग है, मतलब अगर किसी ने SMR एंटरप्राइजेस के ऊपर केस किया तो सोहन, मोहन, रोहन तीनों ही उस केस के लिए लायबल होंगे, ठीक है ना। एक बिजनेस के अंदर अगर पार्टनर बनना हो तो कंपनी एक बिजनेस का पार्टनर बन सकती है। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो है जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो सिर्फ मिनिमम लिमिट लिखी है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनर्स, मैक्सिमम नहीं दी हुई है, पर कंपनीज एक्ट कहता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म के बाद नेक्स्ट जो मेरे पास फॉर्म आती है वो मेरे पास आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, दैट इज LLP, ठीक है ना। एक एडवांस कंसेप्ट है पार्टनरशिप का जिसमें कुछ फीचर्स कंपनी के उठाए गए, ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आप ऐसे कह सकते हो, ये पार्टनरशिप और कंपनी के गुड फीचर्स लेकर बनाई गई है, ठीक है ना। पार्टनरशिप और कंपनी के गुड फीचर्स को लेकर क्या बना दी गई, LLP बना दी गई। तो इंडिया के अंदर LLP इंट्रोड्यूस हुई बाय द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप के रहेंगे, और सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या थी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड थी, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी जो है वो हमारी लिमिटेड होगी। यही सबसे बड़ी खासियत है ये पार्टनरशिप ही, बट यहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अब जिस तरीके से कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना तो कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी है विद द MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो क्या हुआ, पार्टनरशिप और कंपनी के गुड फीचर्स इन्होंने उठा लिए। कैसा फीचर उठाया इन्होंने, उठाया कि लिमिटेड लायबिलिटी है, फीचर उठाया कि सेपरेट, फीचर उठाया कि सेपरेट
लीगल एंटिटी है। फीचर उठाया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि लॉ की नज़रों में ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये अलग है और इसके ओनर्स अलग हैं। यानी जो भी केस होगा वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर होगा, उसके ओनर्स के ऊपर नहीं होगा। ठीक है ना? तो जो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये लॉ की नज़रों में एक अलग पर्सन की तरह एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। अभी जब हम कंपनी पढ़ेंगे और क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसको हम बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही एग्जिस्टिंग है और कहीं पर भी एग्जिस्टिंग नहीं है। ये हिंदू लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से चलेगी। अब हिंदू से ये मत समझ लेना कि सिर्फ हिंदू ही इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप सिख भी हो सकते हो, आप जैन भी हो सकते हो, बुद्धिस्ट भी हो सकते हो, आप इस फैमिली बिजनेस को कर सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब ये जो बिजनेस है ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होगा, ये फैमिली रिलेशंस की वजह से डेवलप हुआ, एग्जिस्ट हुआ। सिर्फ उस पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स ही इसके पार्टनर्स हो सकते हैं, जिनको क्या नाम दिया गया, उन्हें नाम दिया गया को पार्टनर। और जो इस बिजनेस का हेड होगा वो कौन होगा, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, जो कि कौन होगा, कर्ता होगा इसका हेड। क्लियर है कि जो हेड होगा उसका नाम कर्ता हो गया, जो पार्टनर्स है उन्हें को पार्टनर्स कहा जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का IT प्रोविजन में भी यानी इनकम टैक्स प्रोविजन में भी अलग से इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होती है, अलग से टैक्स जो है वो इन फैमिली बिजनेसेस के ऊपर लगता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी चाइल्ड, चाइल्ड बोल रही हूँ, मेल मेंबर नहीं बोल रही हूँ, कोई भी चाइल्ड अगर किसी फैमिली में बॉर्न होता है तो वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, को पार्टनर बन जाता है। अनमैरिड डॉटर्स को पार्टनर रहेंगी, बट जैसे ही उनकी शादी हो जाएगी दे विल नॉट बी पार्टनर एनी मोर इन दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, वो इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेंगी। और जैसे ही सन्स की शादी होगी तो जो डॉटर इन लॉज हैं दे विल बिकम द को पार्टनर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर है? आगे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक सेपरेट टाइप का आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो हैं ये दोनों ही क्या रहेंगे, यहाँ पर अगर कुछ लोग मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं तो वो मेरे लिए AOP या BOI हो जाएगा। AOP के मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन्स हो सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, HUF हो सकते हैं, कोई और AOP भी इसकी मेंबर हो सकती है। बट BOI के मेंबर होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसके मेंबर नहीं बन सकते हो। अब इनकम टैक्स एक्ट में जैसे टैक्स के प्रोविजंस आते हैं, तो जैसे इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स की स्लैब्स या जो भी प्रोविजन आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आते हैं, सेम वे से यहाँ पर भी AOP BOI के लिए सेपरेट इनको टैक्स एंटिटी माना जाता है, इनके लिए भी अलग से टैक्स के प्रोविजंस आते हैं। देन कम्स कंपनी। कंपनी क्या है, एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जहां पर लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि एक कॉमन स्टॉक बन सके और उस कॉमन स्टॉक को कॉमन पर्पस के लिए यूज किया जा सके। कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और कंपनीज को एज अ सेपरेट लीगल पर्सन जो है वो कंसिडर किया जाता है, यानी कि कंपनी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह कंपनी एग्जिस्ट करती है। कंपनीज के लिए एक प्रोवर्ब यूज किया जाता है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मतलब मेंबर के आने या जाने से कंपनी की लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप बिजनेस करते हो या पार्टनरशिप करते हो तो उसमें मेंबर्स के जाने से उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाता है। कंपनीज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लॉ के द्वारा बनाई जाती है और लॉ ही इसको कंटिन्यू कर कर चलता है। दैट इज अ कंपनी फॉर यू। ठीक है ना? कंपनी के बाद हमारे पास आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ इंडिविजुअल्स जब मिलकर अपने कॉमन गोल्स को प्रमोट करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसे बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव जो है यूजुअली इस्टेब्लिश करने का प्रॉफिट नहीं होता है, इट इज प्रोवाइडिंग म्यूचुअल असिस्टेंस, म्यूचुअल सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना? जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है ना, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज की जाती हैं, जैसे कंपनीज
कंपनीज जो हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपीज को कंसिडर किया जाता है, एओपी बीओआई को किया जाता है, ठीक है ना। इसको एक कमेटी मैनेज कर कर चलती है, जिसको कमेटी का जो मेंबर है उनको सोसाइटी के लोग ही जो है वो इलेक्ट कर कर चलते हैं। एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, दैट इज अमूल कोऑपरेटिव, जिसका मिल्क प्रोडक्ट्स जिसके आपके पास आते हैं और आप उन्हें यूज करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमने समझ ली। अब हम एक और टॉपिक कर लेते हैं रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जब पर्सन किसी भी पर्सन के पर्सनल बेनिफिट्स और जो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब गोल्स हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके पर्सनल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज की फुलफिलमेंट में या फेयर परफॉर्मेंस में उसको एक हिंड्रेंस बनकर आ रहे हैं, वो क्या है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की दो थ्योरीज आई। फर्स्ट थ्योरी हमारे पास आई एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में क्या कहा गया कि प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप के बीच में जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को समझने के लिए टेक द एग्जाम्पल जहां पर हमारे पास एजेंट कौन है? हमारे पास एजेंट है बिजनेस की मैनेजमेंट। लेट मी राइट इट समवेयर एल्स। एजेंट जो है वो कौन है? बिजनेस की मैनेजमेंट है। और प्रिंसिपल यहाँ पर कौन है? प्रिंसिपल हो गए शेयर होल्डर्स, जिन्होंने मनी इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में। अब शेयर होल्डर ने अब पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, यानी इन्होंने अथॉरिटी दी है एजेंट्स को कि एजेंट्स जो हैं वो इनके लिए एक पर्टिकुलर काम कर कर चलेंगे, मतलब दे विल वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। लेकिन मतलब जो भी एजेंट्स डिसीजन लेंगे, यानी जो बिजनेस की मैनेजमेंट जो भी डिसीजंस लेगी, वो डिसीजंस इसी तरीके के होंगे जिससे वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो इंक्रीज हो, है ना। लेकिन बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी तो हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी अपलिफ्टमेंट भी हो, ऑर्गेनाइजेशन की अपलिफ्टमेंट हो, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी पर्सनल ग्रोथ दे ऑल्सो वांट, है ना। सो जब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आएगा, जब एजेंट यानी मैनेजमेंट कोई काम करते टाइम एक ऐसे कन्फ्लिक्ट में फंस जाएगी दैट दे शुड फोकस ऑन देयर पर्सनल इंटरेस्ट और ऑन द ग्रोथ ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ, वो आपके लिए क्या होगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और वो आपके लिए कौन सी थ्योरी में आएगा? एजेंसी थ्योरी में आएगा, जहां एजेंट एक कन्फ्लिक्ट में फंस गया है कि अब क्या करूं, किस तरफ का डिसीजन लूं। जैसे मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? एक बिजनेस को प्रॉफिट्स हुए, एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को दो तरीके हैं डिस्पोज ऑफ करने के। प्रॉफिट्स को या तो बिजनेस के अंदर रिटेन कर लिया जाता है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, या फिर उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा आपने सुना भी होगा और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है। लेकिन अगर उसे रिटेन कर लिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, यानी मैनेजमेंट की ग्रोथ होती है। तो अगर प्रॉफिट्स को मतलब प्रॉफिट्स को क्या करना है, प्रॉफिट्स को रिटेन करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा डिसीजन जब बिजनेस की मैनेजमेंट लेती है, वहां पर इट देयर अराइजेस द एजेंसी थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज द स्टेक होल्डर्स थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी का मतलब है बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी पार्टीज हैं। उसमें आपके कस्टमर्स भी आ गए, शेयर होल्डर्स भी आ गए, इन्वेस्टर्स भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय सब आ गए। तो जब इनके कन्फ्लिक्ट्स, इनके दो लोगों की राय, दो टाइप ऑफ पीपल, जो दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनकी जो राय है वो डिफरेंट होगी, इनके बीच में आपस में क्लैश आएगा, तो वो मेरे लिए क्या होगी? स्टेक होल्डर थ्योरी होगी, ठीक है ना। तो एजेंसी प्रॉब्लम एजेंसी कन्फ्लिक्ट की वजह से, एजेंसी थ्योरी की वजह से डेवलप हुई। शेयर होल्डर का किसी के साथ भी जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो एजेंसी प्रॉब्लम में आ जाएगी। शेयर होल्डर और मैनेजमेंट का हुआ, शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर का हुआ, कंट्रोलिंग और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हुआ। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स ऐसे जिनका शेयर बहुत ज़्यादा है बिजनेस में, और माइनॉरिटी जो कम शेयर वाले शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर का किसी और स्टेक होल्डर जैसे कि एम्प्लॉयज़, कस्टमर, लोकल कम्युनिटी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होना, वो एजेंसी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है? कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखो,
कैपेबिलिटीज ऑफ एजेंट्स और मैनेजमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखो। एजेंट के कंपनसेशन और प्रिंसिपल के गेन्स को लिंक कर कर चलो, ताकि एजेंट ऐसा काम करे कि प्रिंसिपल का गेन हो ही हो। सीईओ का कंपनसेशन स्टॉक परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर दो, ताकि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए सीईओ जो है वो मेहनत ज़्यादा करे और उसको कंपनसेशन ज़्यादा मिले। प्रिंसिपल एजेंट जो रिलेशनशिप्स है उनका रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू हो, तो वहाँ पर आप एजेंसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हो। देन कम्स बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स जो गाइड कर कर चलेंगे कि हाउ द इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस शुड बिहेव, शुड वर्क, ठीक है ना, कि इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस जो है आप उसको डेवलप कर सको। तो ये आपको ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो बिजनेस एथिक्स का फायदा क्या है? एक पॉजिटिव परसेप्शन, पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है। नए टैलेंट को अट्रैक्ट करना आसान रहता है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो उसकी गुडविल यूजुअली मार्केट में अच्छी होती है, और अच्छी गुडविल जो है वो ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को बिजनेस में अट्रैक्ट करती है। अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं जो एथिकल है, जो इसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली हाई होगी, बिकॉज यू विल बी मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्क। और साथ ही साथ आपका एट्रिशन रेट कम होगा, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना प्रेफर नहीं करोगे, जिसकी एथिकल जो है इमेज बहुत अच्छी हो सोसाइटी के अंदर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि एक बिजनेस सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, तो उस बिजनेस की उस सोसाइटी को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस फुलफिल भी कर कर चलता है, ठीक है ना। तो नारायण मूर्ति ने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ कहा, और सीएसआर के कंसेप्ट के बारे में वैसे भी वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी बातें की गई कि हमें सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, बिकॉज वी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, और सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल की जा सकती हैं, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल की जा सकती है, कुछ एथिकल, कुछ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग तरीके से आप कहीं ना कहीं सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट का काम करते हो, ठीक है ना। तो सीएसआर को लेकर लीगल ऑब्लिगेशंस भी आई। क्या लीगल ऑब्लिगेशंस आई? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है क्लियरली कि कोई भी कंपनी जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मीट हो जाती है, ठीक है ना, ये और वाले केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है ना, चाहे उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, चाहे उसकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या चाहे उसके नेट प्रॉफिट एक ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा होंगे ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, तो उस कंपनी को, उस कॉरपोरेट को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनानी पड़ेगी, और वो जो कमिटी है वो कमिटी ये इंश्योर करेगी कि कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स का 2%, 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years जो है वो स्पेंड कर रही है टुवर्ड्स द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वो पैसा खर्च किया जा रहा है। तो वो कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है? सोसाइटी से हंगर ख़त्म करने के लिए, गरीबी पावर्टी ख़त्म करने के लिए, फीमेल हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, हाइजीन के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च किया जा सकता है। जैसे आप देखते हो कि अंबानीज जो हैं, दे हैव ओपन्ड अ स्कूल फॉर टीचिंग गर्ल चाइल्ड्स, फॉर टीचिंग इवन यू नो पावर्टी ड्रिवन जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हो, तो ये सब सीएसआर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और सीएसआर एक्टिविटीज़ का डिस्क्लोजर आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में देना पड़ेगा कि कहाँ पर पैसा आपने खर्च किया है। सो दिस इज़ द समरी शीट फॉर द टुडेज लेक्चर, जहाँ पर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एजेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ा, बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। आप इस शीट को यूज़ कर कर रिवाइज कर सकते हैं आज के टॉपिक को। और अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। इन अ लार्ज corporations, managers are given control over financial decisions. Instead of investing in profitable projects, they focus on expanding office infrastructure, increasing their perks, and avoiding risky but value adding investments. Shareholders, however, are interested in maximizing returns. अब shareholder तो चाहते हैं कि उनका रिटर्न बढ़ जाए। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है हमारी एजेंसी प्रॉब्लम है।
क्योंकि यहाँ शेयर होल्डर और मैनेजर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। Question number 2, business ethics play important role in the financial decision making. Unethical practices can mislead stakeholders and affect the firm value. Business ethics तो financial management decision में important role play करते हैं, बिल्कुल करते हैं. Unethical practices की वजह से stakeholders और other firm value को mislead हो सकता है. This is not right. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. Question number 3, a profitable company decides to retain its earnings for the future expansion instead of डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर. इन्होंने सोचा कि हम अर्निंग्स को रिटेन कर कर रखते हैं ताकि हम बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकें, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. लॉन्ग टर्म ग्रोथ को तो हेल्प करेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स डिससेटिस्फाई हो सकते हैं. डिसीजन किस चीज से रिलेटेड है? डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन है, तो डिविडेंड डिसीजन आपका होगा. अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की. स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगेन वही एडुटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, edutap.in कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर जाएंगे तो आपको ये कोर्सेज विजिबल होंगे. Let's talk about the complete full-fledged course, the master course, which is a one-stop solution for all your JIB related problems. तो एक ही जगह पर सारी तैयारी पक्के वाली करने के लिए आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर लो और बेचिंत हो जाओ और तैयारी को अच्छे से यहाँ से आप कर सकते हो. मास्टर कोर्स में आपको मिलेंगी डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस. 15-20 मिनट्स की आपकी क्लासेस रहती हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस रहती हैं, जिससे आप छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में अपने टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं. लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व बेसिस पर, और चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी मास्टर कोर्स में मिल जाते हैं. अब ये जो मास्टर कोर्स है ये आप चारों सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ परचेज कर सकते हैं. इसी के डेमो कोर्स के बारे में हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बात की थी, जो आपको 1 रुपये की फी पेमेंट से मिल जाएगा. और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में मिल जाएगा, जैसे AFM का अलग से मास्टर कोर्स, RBWM का अलग से, IEIFS का अलग से, एंड PPB का अलग से. ठीक है ना. अब अगर आप थोड़ी सी भी फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और टॉपिक्स को कवर अप कर ले, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस. मॉर्निंग और इवनिंग में बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स आपकी क्लासेस रहेंगी, तो आप अपने कंटेंट को बहुत ही अच्छे से कवर अप यहाँ पर कर सकते हैं. लाइव क्लास मिस होने पर आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं. यहाँ पर आपको मिलेंगे कंसेप्ट नोट्स, अगेन IIBF की बुक वाले, देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट. और आप जो है लाइव क्रैश कोर्स लें या मास्टर कोर्स लें, आपको एक फोर्टनाइट मेंटर टॉक का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको हर 15 दिन बाद अपने मेंटर से बात करने का मौका मिलेगा टू डिस्कस द एग्जाम स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स एंड ऑल ऑफ द क्वेरीज रिलेटेड टू JIB. ठीक है ना. तो अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको कंटेंट से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. कोर्सेज में एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए और कोर्सेज थोड़े से और अफोर्डेबल हो जाए. आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज कमेंट बॉक्स में आ जाएं, और कोई और डाउट और क्वेरी हो रिगार्डिंग JIB या फिर CIB, आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241, या फिर ईमेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पर. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग. हम मिलते हैं अगले लेक्चर में. टेक केयर एंड बाय बाय.